So students, now let us continue with our chapter conic section. In previous videos, previous chapters, we saw like circle, parabola. Now today we will be starting with ellipse and hyperbola साइमल्टेनियसली, एक साथ ही हम लोग यहाँ पे एलिप्स और हाइपरबोला देखेंगे. रीजन सिंपल है. रीजन ये है कि बच्चों यहाँ पे जो एलिप्स और हाइपरबोला है उनका जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो एक जैसा ही है और इसलिए हम उन्हें एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं. So we can look at these two conic section together. They have similar standard form and similar type of result. जो भी standard equation में जो भी छोटा सा डिफरेंस है उसका रीजन भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे. So let us start. So on the left side I will be like taking up like ellipse and on the right side I will be taking up hyperbola. तो एक तरफ ellipse और एक तरफ हम यहाँ पे hyperbola रखेंगे. अब देखिए, from the definition of general conic section we know that ellipse and hyperbola are obtained from that definition when your eccentricity, do you remember that eccentricity which used to be, which is rather the ratio of distance from the fixed point and its distance from the fixed line. तो वो जो eccentricity E है, अगर E आपका 1 से छोटा हो जाए तो वो आपका यहाँ पे E less than 1 पे you get ellipse and for E greater than 1 you get your hyperbola. ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी में वो जो मैग्नीट्यूड का रिलेटिव डिफरेंस है उसकी वजह से आपको एलिप्स और हाइपरबोला मिलता है. नाउ व्हाई डू वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक सिमिलैरिटी बिटवीन एलिप्स एंड हाइपरबोला एज फार एज देयर टर्म्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज देयर रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज देयर इक्वेशंस आर कंसर्न्ड. तो वो सिमिलैरिटी का रीजन है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. So standard equation of ellipse and hyperbola. So the first thing is standard equation. Ellipse का जो standard equation है वो है x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So that is your standard equation of ellipse, whereas the standard equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Now look at the equations. इन दोनों equations को अगर आप देखें तो the difference is of just one sign. यहाँ पे plus times b square है, यहाँ minus b square है. That's the only difference in their equation. और यहाँ से एक चीज आप समझ लें कि standard results के लिए जो भी आपके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए जो भी रिजल्ट्स हैं, वॉट एवर दोज रिजल्ट्स आर फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइक इन दोनों टाइप के लिए एलिप्स या हाइपरबोला में, तो अगर आपको एलिप्स के रिजल्ट्स पता हैं फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन you can definitely write the corresponding results for standard equation of hyperbola just by replacing b square by minus b square wherever it exists. जहां कहीं ellipse के रिजल्ट में आपको b square मिल जाए, अगर यदि हम उसकी जगह उसके स्थान पर माइनस बी स्क्वायर रख देंगे तो आपको हाइपरबोला का करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा. एंड एट द सेम टाइम एलिप्स के जिन रिजल्ट्स में बी स्क्वायर का टर्म नहीं है बच्चों, तो वो रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला के लिए दोनों केस में एग्जैक्टली सेम होगा. So this is where we say that ellipse and hyperbola are quite similar as far as their standard equations and the results related to standard equations are concerned. और इसलिए हम लोग इसे एक साथ देख सकते हैं क्योंकि देखिए जो हम लोग के कोर्स में है बच्चों वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है. खास तौर से जेईई मेंस तक तो आप मान के चलें स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही, चाहे वो एलिप्स रहे, पैराबोला रहे, हाइपरबोला रहे, ज्यादातर सब स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों. Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है यानी कि अभी 11th क्लास में आए हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच. बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त. ठीक है बच्चों, इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं. ठीक है ना. मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे. ठीक है. अब इस बैच में बच्चों क्या होगा, इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे. ठीक है.
और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग, ठीक है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा, ठीक है ना, हर कॉन्सेप्ट हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करेगा, इनफैक्ट आपके स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा, ठीक है, इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिए बात करते हैं कर्व की। तो अगर हम यहाँ कर्व की बात करें तो देखिए ये दो तरह से इसके कर्व दिख सकते हैं। एक कर्व आपका ये दिख सकता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं, और एक कर्व आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिख सकता है जिसे कि हम वर्टिकल एलिप्स कह सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली दीज आर एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ व्हेन डू यू गेट दिस टाइप ऑफ कर्व? डू यू गेट दिस कर्व व्हेन a is greater than b, and we get this vertical ellipse when a is less than b और b is greater than a, ठीक है। तो वर्टिकल एलिप्स और हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जो डिसीजन है दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर a b से बड़ा है तो फिर आपका horizontal ellipse है, in b is greater than a, then you will get vertical ellipse, whereas see that's where one difference is there between ellipse and like hyperbola. As far as their curves are concerned, they are totally different, बिल्कुल ही different है। ये closed curve है, वो आपका open curve है, unbounded curve है hyperbola का। और दूसरा difference एक बड़ा ये भी है कि यहाँ पे जो vertical और horizontal decide होगा वो आपकी equation में negative sign के placement से होता है। तो ये आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है एंड यू गेट इट फॉर दिस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन विल गिव यू हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला एंड जो आपका यहाँ पे, सो आई विल मूव टू द अदर स्लाइड इन दैट केस। तो आप लेट मी जस्ट गेट द पार्टीशन हियर। तो जरा पार्टीशन बनाते हैं। तो लेट्स से ये आपका आ गया, ठीक है। तो देखिए अब जो दूसरा केस है हाइपरबोला के लिए, सो हियर वी विल बी राइटिंग हाइपरबोला एंड देयर विल बी टेकिंग अप एलिप्स। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट इज फॉर वर्टिकल हाइपरबोला। तो वर्टिकल हाइपरबोला की जो पॉसिबिलिटी है व्हिच विल लुक लाइक दिस थिंग। तो ये जो आपका हाइपरबोला बनेगा, ये जो शेप है बच्चों, दिस शेप विल बी फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर is equal to 1. Now one thing you all should remember and know here that in case of hyperbola it's vertical or horizontal depending just on the placement of negative sign. नेगेटिव साइन अगर x के साथ है, एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ है तो वर्टिकल है, वाई स्क्वायर के टर्म साथ है तो हॉरिजॉन्टल है। रीजन इज क्वाइट सिंपल बच्चों। अगर देखिए ये वर्टिकल है ना तो ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस के लिए y 0 होता है, अगर आप y को 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी सम नेगेटिव वैल्यू व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली प्रीवियस केस में अगर आप यहाँ पे x को 0 कर देंगे टू गेट इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस, यू विल फाइंड that no such point will exist, imaginary roots आने वाले हैं। So this is how you can justify कि ये इक्वेशन क्यों आपको वर्टिकल हाइपरबोला दे रहा है, प्रीवियस इक्वेशन क्यों आपको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला दे रहा है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है इसमें a और b की रिलेटिव वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। जब तक साइन आपका निगेटिव साइन हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में टिल यू हैव योर निगेटिव साइन अटैच्ड विद वाई स्क्वायर, जब तक ये साइन वाई स्क्वायर के साथ है
तब तक आप ये याद रखेंगे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही होगा, चाहे ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइक एलिप्स एंड हाइपरबोला एज फार एज दैट वर्टिकल कर्व्स आर कंसर्न एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर कंसर्न. एलिप्स के केस में ये डिसाइड होता है रिलेटिव वैल्यूज ऑफ ए और बी से, और यहाँ पे डिसाइड होता है ऑन द लाइक पोजीशन ऑफ नेगेटिव साइन, द प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिव साइन से. ठीक है, तो दैट वाज लाइक द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड योर हाइपरबोला. तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई और उनसे रिलेटेड ये कर्व्स हो गया और छोटा सा एक डिफरेंस हो गया दोनों में. अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं फॉर देयर स्टैंडर्ड इक्वेशन. सो लेट अस लुक एट द रिजल्ट्स फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन देयर. तो देखिए रिजल्ट्स के लिए फिर से अब सो नाउ लेट्स मूव हेड और फॉर रिजल्ट्स लेट्स से हमने यहाँ पे एलिप्स लिखना है and there we will be writing the results for hyperbola. Now see for the standard equation, so once more I need to write a standard equation here. एक बार फिर से यहाँ पे standard equation लिखते हैं. ठीक है, तो standard equation obviously हम लोग जो consider कर रहे हैं वो x square by a square plus y square by b square is equal to 1 है for case of ellipse, and where I am considering that a is greater than b. That means whatever standard results we are going to discuss here, we are going to discuss for horizontal ellipse and similarly here for horizontal hyperbola. तो यहाँ पे horizontal hyperbola के लिए तो equation उसकी है x square by a square minus y square by b square is equal to 1. तो ये आपकी यहाँ पे horizontal hyperbola है and obviously this is horizontal for like any possible values of a and b. इसमें a और b से रिलेटिव वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. सो इफ वी स्टार्ट विद द रिजल्ट्स हियर, अगर रिजल्ट्स की शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है आपका इसेंट्रिसिटी. सो फर्स्ट इज लाइक हाउ टू गेट इसेंट्रिसिटी, टू गेट ई. क्योंकि यहाँ पे देखिए एलिप्स पैराबोला के केस में क्या था, इसेंट्रिसिटी इज फिक्स्ड. पैराबोला में इसेंट्रिसिटी जो ई है वो फिक्स्ड है 1 है, तो वी आर नॉट कंसर्न विद द वैल्यू ऑफ ई देयर, हाउ टू गेट ई, बिकॉज दैट्स ऑलवेज फिक्स्ड एज फार एज इट वाज पैराबोला. बट यहाँ पे रेंज है पूरी. एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी हैज टू बी बिटवीन 0 to 1, सो इट कैन बी, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बिटवीन 0 to 1 एंड हियर यहां तो बात ही अलग है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है इसेंट्रिसिटी. ठीक है, तो हाउ टू गेट इसेंट्रिसिटी, तो फॉर हॉरिजॉन्टल like ellipse the eccentricity can be obtained by this relation which is b square is equal to a square times 1 minus e square. अब देखिए वापस से समझिए, यही रिजल्ट एक्चुअली सच्चाई यही है बच्चों कि यही रिजल्ट आपका यहाँ पे भी आता है. बट होता क्या है कि चूंकि यहाँ पे e जो है वो 1 से छोटा है तो b स्क्वायर पॉजिटिव है, बट वहां पे अगर आप यही रिजल्ट लिखेंगे तो e 1 से छोटा है, तो फिर अब e 1 से हाइपरबोला के केस में e इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर रखना पड़ता है. एंड दैट्स द रीजन दैट फॉर हाइपरबोला वी सब्स्टिट्यूट बी स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज उस हाइपरबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए. सो हियर इन दैट केस, सो इन केस ऑफ लाइक हाइपरबोला आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर minus 1. And as I'm again insisting, both these results and all these results which we are going to discuss are true for horizontal ellipse or horizontal hyperbola. इक्वेशंस आपके सामने हैं बच्चों. तो ये आ गया आपका ई निकालने का जो फॉर्म है. अब ई एक बार once you get eccentricity, now you can have several other things like अब जो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने पैराबोला के लिए भी देखी थी like फोकाई. अब यहाँ पे as you can look at the curve, both the curves for ellipse and hyperbola, both the curves are like symmetric about both the axis, x axis and y axis. तो दोनों ही कर्व आपके x axis y axis के about symmetric है. इसका मतलब जैसे फोकस है पैराबोला में सिर्फ एक फोकस था, यहाँ पे 2 फोकस होंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल द पॉइंट्स लाइक फोकाई, इसलिए उनका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं फोकाई. तो यहाँ पे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस AE, 0, एंड एज आई सेड इफ देयर इज नो बी स्क्वायर इन्वॉल्व इन अ रिलेशन, अगर कोई बी स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है तो रिजल्ट आपका एलिप्स और हाइपरबोला का एग्जैक्टली सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल. तो फोकाई के रिजल्ट में कहीं भी ई बी स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम है. अच्छा, ए आपको पता ही है इक्वेशन से कंपेयर करके, और इसेंट्रिसिटी आप पहले रिलेशन से निकाल ही लेंगे. नेक्स्ट इन द लिस्ट इज लाइक डायरेक्ट्रिसेस. तो यहाँ पे फिर से 2 डायरेक्ट्रिसेस, देयर आर 2 डायरेक्ट्रिक्स, सो हेंस द नेम डायरेक्ट्रिसेस.
तो डायरेक्ट्रिसेस की भी इक्वेशन यहाँ पे हो जाएंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई. नाउ एज ऑल ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड कि सिंस अगेन आई विल से सिंस देयर इज नो b स्क्वायर इन्वॉल्वड इन दिस रिजल्ट, hence the equation of directrices for hyperbola will also be the same, x is equal to plus minus a by e. तो यहाँ पे भी आपके जो डायरेक्ट्रिसेस हैं उनकी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है जो कि आपके एलिप्स के लिए थी. सो दैट वाज डायरेक्ट्रिसेस. नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट आर लाइक एक्सिस. तो अब हम लोग पहले यहाँ पे एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं. तो उसके लिए वापस से एक बार पहले ये पार्टीशन बना लेते हैं अपन लोग. So this is our partition here. Now let's say this is our hyperbola. तो यहाँ पे hyperbola हो गया and then we will be getting here ellipse. तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ellipse लिख लिया. ठीक है. अब देखिए next in the list is like axis. Now as I told you and that was universal definition for axis and they are the line of symmetry. तो parabola केस में हमने आपको बताया था they are line of symmetry and as I said just now that both the curves your ellipse and hyperbola are symmetric about both the coordinate axis x axis and y axis. तो दो axis हैं. ठीक है. बट यहां पे देखिए अगर चूंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि ये जो आपकी एक्सिस है एक्स एक्सिस के अलोंग जो कॉर्ड है उसकी लेंथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कॉर्ड अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक है. वाई एक्सिस के अलोंग जो कॉर्ड है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में एक्स एक्सिस, तभी उसका नाम हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. एक्स एक्सिस के अलोंग जो कॉर्ड है वो ज्यादा लंबी है इन कंपैरिजन टू द कॉर्ड अलोंग द वाई एक्सिस. हेंस वी नेम दीज टू एक्सिस. इसलिए हम इन दोनों एक्सिस का नाम रखते हैं. तो सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल y x एक्सिस y इक्वल टू 0. तो y इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है. और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप कैसे निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियसली ये जो कॉर्ड एज जस्ट आई शोड यू, जो कॉर्ड है अलोंग द एक्स एक्सिस वही उसकी लेंथ है. एंड हाउ विल यू गेट दैट? आप y इक्वल टू 0 करेंगे, x के दो पॉइंट्स आएंगे, एक प्लस a और एक माइनस a. तो उनके बीच की जो लेंथ है दैट इज योर 2a. मॉड लगा लेते हैं इन केस आप a को नेगेटिव लिख लें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अदरवाइज मॉड लगा लीजिए फिर तो और भी कोई इश्यू नहीं आएगा. सेकेंड वन इज ऑब्वियसली योर माइनर एक्सिस. तो अगर एक मेजर है तो दूसरी माइनर होगी. तो जो छोटा एक्सिस है जिसके अलोंग कॉर्ड आपकी छोटी है इन कंपैरिजन टू दैट मेजर एक्सिस, तो वो माइनर एक्सिस हो गया. तो माइनर एक्सिस फिर यहाँ पे y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. तो वापस से अगर आपको माइनर एक्सिस की लेंथ चाहिए क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है तो x को 0 कर दीजिए. यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट एलिप्स विद द y एक्सिस. उस एलिप्स का y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, प्लस माइनस b डिस्टेंस आ जाएगा 2b. फिर से मॉड लगा लेंगे टू इंश्योर कि सब कुछ पॉजिटिव ही रहे. लेंथ है बच्चों. ठीक है. अब आते हैं हम लोग हाइपरबोला पे. तो देखिए हाइपरबोला में भी वही बात है, दो एक्सिस हैं, देयर आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. बट यहाँ पे उन्हें मेजर और माइनर नहीं कहते. रीजन आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि दोनों ही एक्सिस पे कॉर्ड नहीं है. So one is called transverse axis and as I wrote it in like for major axis. ठीक है. तो मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस रोल प्ले करता है. तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और जो इसकी लेंथ है तो वापस से ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो वही वाली है जो मेजर एक्सिस का रोल है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो देखिए कहाँ कैसे आप जरा समझें कि मेजर माइनर क्यों नहीं है. उसका रीजन ये है बच्चों कि ये जो हाइपरबोला है आपका ये सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड दैट इज योर एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है सो इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, इट्स नॉट इंटरसेक्टिंग द सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसलिए दो एक्सिस तो हैं, दो लाइन ऑफ सिमेट्री तो हैं, बट पॉइंट इज कि आपका लेंथ के कंपैरिजन में फिर आप उसे मेजर माइनर नहीं कह सकते बिकॉज दिस कर्व इज नॉट कटिंग इंटरसेक्टिंग एनी कॉर्ड ऑन दिस वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस. ठीक है. तो इसलिए हम उन्हें पहली चीज तो मेजर माइनर नहीं कहते. अब करस्पॉन्डिंग टू मेजर एक्सिस वी गिव अ नेम टू दिस एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग टू द माइनर एक्सिस. इस माइनर एक्सिस के लिए यहाँ पे हम इसको फिर जो y एक्सिस है उसको हम यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस कह देते हैं. अब फिर से अगर आप फिर से समझे बच्चों ये पॉइंट्स जो हैं इनके बीच की डिस्टेंस ही ये लेंथ है ट्रांसवर्स एक्सिस की. एंड हाउ डू यू गेट दैट? अगेन पुट y इक्वल टू 0 बिकॉज दीज पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हाइपरबोला विद x एक्सिस. तो x एक्सिस के साथ ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है. यहाँ पे y0 आप रख दें, x का मान निकाल लें, वैल्यू निकाल लें और ये वैल्यू a, 0 माइनस a, 0
आ जाएगा these पॉइंट्स, तो फिर आप लेंथ निकाल सकते हैं। सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन। अब समझिएगा, यहीं पे बता देते हैं। देखिए कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है, बिकॉज फिजिकली देयर इज नो लेंथ ऑन द एक्सेस बिकॉज द कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग योर कॉन्जुगेट एक्सेस और द वाई एक्सेस, बट टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ रिजल्ट्स विद एलिप्स वी डिफाइन द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस। हम यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सेस की भी लेंथ डिफाइन करते हैं, क्योंकि सारे रिजल्ट्स एलिप्स के सिमिलर हैं, तो वहां पे माइनर एक्सेस की लेंथ है, तो यहाँ पे भी हम उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ डिफाइन करते हैं। तो माइनर एक्सेस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट एक्सेस हो जाएगा। सो दिस इज कॉन्जुगेट एक्सेस। सो y एक्सेस इज एक्चुअली योर कॉन्जुगेट एक्सेस। तो ये y एक्सेस है वो आपका कॉन्जुगेट एक्सेस हो जाएगा। इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस एज आई सेड टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ रिजल्ट्स विद एलिप्स we define that length to be 2b, है ना। लेकिन अब ये लेंथ जो है, फिर से आप समझिएगा, ये लेंथ बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन की गई जिस तरह से यहाँ एग्जिस्ट करती है। मतलब जी ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है इस लेंथ का, -b,0 से b,0, तो एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे, ठीक है। सो दीज आर टू एक्सेस फॉर बोथ एलिप्स एंड हाइपरबोला, देयर आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड हेंस द टू एक्सेस। अब एक चीज यहाँ पे आप समझ लें कि देखिए ये जो एक्सेस की बात हो रही है बच्चों, ये जो एक्सेस की बात हो रही है, अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है या एलिप्स है या हाइपरबोला है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं उनको जीरो कर दीजिए, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकल आएगी, मतलब एक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन पे वापस जाएं तो दोनों में ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म है, तो एक बार एक्स स्क्वायर को जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, एक बार वाई स्क्वायर को जीरो मीनिंग देयर बाय वाई इक्वल टू 0। सो हेंस यू आर गेटिंग लाइक हियर टू axis or two lines of symmetry, x is equal to 0 and y equal to 0. So I am just telling you the direct result कि in case आपके पास ऐसा कोई एलिप्स हाइपरबोला आ जाता है जो डायरेक्ट आप उसे इससे कंपेयर ना कर पा रहे हो, तो फिर सीधी सी एक बात है, आप उसमें परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स की तरह से अगर लिख पा रहे हो, अगर आपने लिख लिया या उस फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर आप जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है उसको उठाइए, इक्वल टू 0 करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके जो दोनों इक्वेशंस आएंगी दोज विल बी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये एक पॉइंट और हो गया एक्सिस से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी एट द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस पे एक बार जरा देखते हैं हाउ वी गेट और डिफाइन वर्टिसेस हियर। तो देखिए वर्टिसेस जो हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है बच्चों, ठीक है। तो फॉर एलिप्स, इफ यू टॉक अबाउट एलिप्स, तो वर्टिसेस, सो आई थिंक दैट वाज फिफ्थ वन। तो हाउ डू वी गेट वर्टिसेस? सो वर्टिसेस आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द मेजर एक्सिस। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद मेजर एक्सिस, तो जहां पे कर्व मेजर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट्स या पॉइंट आपके वर्टिसेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनर एक्सिस का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे वर्टिसेस क्या है बच्चों? तो वर्टिसेस हो जाएंगे +-a,0 and these vertices, the distance between these two vertices actually gives you the length of major axis, and similar is the case for हाइपरबोला में भी बिल्कुल यही केस है। तो अगर हम वर्टिसेस को डिफाइन करते हैं तो एवरीथिंग रिमेन सेम एक्सेप्ट दैट फॉर मेजर एक्सिस, so I am putting it like d2 here, so d2 except for major axis I will be using the term transverse axis. So point of intersection of curve with the transverse axis gives you your vertices, और coordinates भी वही हैं बच्चों, +-a,0 as I had been telling you। जब तक b स्क्वायर रिजल्ट पे ना हो एलिप्स के, तब तक एलिप्स और हाइपरबोला का रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशंस आर एग्जैक्टली सेम। तो ये हो गया वर्टिसेस, ठीक है। अब देखिए वर्टिसेस के साथ साथ एक चीज आप समझें कि चलिए एक टर्म पहले और डिफाइन कर लेते हैं, तब आपको हम बताते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म इज लाइक योर सर्किल हेयर, सेंटर रादर हेयर। तो अगला टर्म है सेंटर ऑफ द कर्व। तो जो कर्व, सो वी डिस्कस अ बिट अबाउट सेंटर इन अवर पैराबोला ऑल्सो, जहां पे हमने आपको बताया था कि जिस कर्व में सेंटर है उसे हम सेंट्रल कर्व कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कर्व भी एक टर्म है। तो पैराबोला इज द ओनली कोनिक विच इज नॉट अ सेंट्रल कर्व। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सर्किल टू हाइपरबोला ऑल conic have center except parabola, that was one point। और सेंटर को डिफाइन कैसे किया था? तो सेंटर की डेफिनेशन यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्विकली, एंड दैट डेफिनेशन is a point for the curve such that every chord passing through that point should be bisected at that point। तो ये सेंटर की डेफिनेशन है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में आपके दोनों ही केस में जो
सेंटर है वो ओरिजिन ही है बच्चों, तो यहाँ हो या यहाँ हो, आपका जो सेंटर है वो 0,0 है। नाउ वंस वी नो अबाउट सेंटर है, तो एक बार अगर हमें सेंटर पता चल जाता है तो फिर बात ये है बच्चों कि जो ध्यान दीजिए, जो आपका फोकाई है, जो आपके वर्टिसेस हैं, ठीक है, तो सेंटर, सो सेंटर इज सी, आई एम रिप्रेजेंटिंग सेंटर बाय सी, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, वो फोकाई का भी मिड पॉइंट है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ, एंड ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, दोनों ही केस में आपका ये सेंटर है। एंड ऑल्सो यू कैन लुक एट सेंटर एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे आप उसे देख सकते हैं। सो दीज टू बोथ द कर्व्स एलिप्स एंड हाइपरबोला आर सेंट्रल कर्व, दे हैव सेंटर एंड इन स्टैंडर्ड केस देयर सेंटर इज ओरिजिन, तो ये सेंटर हो जाता है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज योर ऑब्वियसली फोकल कॉर्ड एंड देन वी हैव अवर लैटस सेक्टम। तो फोकल कॉर्ड और लैटस सेक्टम को भी एक बार समझ लेते हैं। तो फोकल कॉर्ड आप जानते ही हैं, एज द नेम सजेस्ट एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज अ फोकल कॉर्ड, तो बस इतना ही बहुत है यहाँ पे। बट यहाँ पे हमें डिस्कस क्या करना है, वी हैव टू डिस्कस लैटस सेक्टम एंड लैटस सेक्टम एज डिफाइंड इन पैराबोला। द सेम डेफिनेशन स्टैंड्स हियर एक्सेप्ट कि वहां पे एक्सिस के परपेंडिकुलर था, यहाँ पे मेजर एक्सिस टर्म यूज होगा। सो अ फोकल कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज लैटस सेक्टम, एंड इन केस ऑफ हाइपरबोला इट्स अ फोकल कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू corresponding to major axis we have transverse axis here, so perpendicular to transverse axis is the latus sectum। तो चूंकि दो फोकस हैं तो दो latus sectum होंगे। लेंथ ही इंपॉर्टेंट है और लेंथ यहाँ पे है 2b²/a, विद इन मॉड लगा लेते हैं बिकॉज a का वैल्यू कहीं आप गलती से निगेटिव रख लें तो भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या सामने ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एज आई सेड नो डिफरेंस, लेकिन यहाँ b² तो है बट चूंकि लेंथ है मॉड है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। सो दोज वर द रिजल्ट्स, दोज आर द रिजल्ट्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला। और इतने रिजल्ट से हमारा काम आप मान के चलें जेईई मेंस के एग्जाम में हो ही जाना है बच्चों। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइक व्हिच कंसर्न टू जेईई मेंस एग्जामिनेशन वोंट एक्सीड दिस डिस्कशन हियर, इससे ज्यादा का कोई खास है नहीं। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर हम वापस कर्व पे आते हैं, ठीक है, तो कर्व पे अगर हम आए तो यहां से अब हम देख सकते हैं कि देखिए अगर इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द थिंग्स हियर, तो ये आपका एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, दिस इज वन फोकस, दिस इज अनदर फोकस, दिस इज वन वर्टेक्स, दिस इज अनदर वर्टेक्स, दिस इज आवर सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया। लैटस सेक्टम की बात करें तो ये आपके लैटस सेक्टम दो हो गए। और अगर हम इनके एंड पॉइंट्स की बात करें तो ये AE, b²/a है और ये ऑब्वियसली हो जाएगा आपका AE, -b²/a। सो दीज आर टू एंड पॉइंट्स एंड सिमिलरली आप समझ रहे हैं ये हो जाएगा -AE, b²/a एंड दिस विल बी देन -AE, -b²/a बच्चों। लाइकवाइज अब अगर हम इस कर्व को भी कंप्लीट करने का प्रयास करें यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस, तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई x = a/e, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिसेस हैं दे लाई बिटवीन द कर्व्स, ठीक है, बिटवीन द टू पोर्शन ऑफ द कर्व रादर। ये अच्छा हाँ एक चीज और देखिए, बोलते बोलते ये भी याद आया कि ये दो कर्व नहीं है अलग अलग, They are two portions of the same curve, ठीक है। I will explain this term later जब फिर से एक नई फिगर बनाते हैं। Let me complete it here। तो ये दो डायरेक्ट्रिसेस हो गए, ये दो फोकस हो गए, ये AE, 0 -AE, 0। इसी तरह से ये आपके दो वर्टिसेस हो गए, A, 0 -A, 0। ये हो गया एक लैटस सेक्टम और ये हो गया दूसरे लैटस सेक्टम। एंड पॉइंट्स जो हैं लैटस सेक्टम के वो वही रहेंगे जो आपके एलिप्स के लिए थे। सो एवरीथिंग रिजल्ट्स रिमेन सेम। तो ये AE, -b²a। इसी तरह से -AE, b²/a, ये हो जाएगा -AE, -b²/a। तो ये हो गया आपका व्हाट शैल आई से ऑल द लाइक डिस्क्रिप्शंस ऑन द कर्व, ये कर्व पे सारे डिस्क्रिप्शन हो गए। तो चलिए एक बार वापस से आते हैं जो डिस्कस हम अभी कर रहे थे कर्व से रिलेटेड। तो कर्व से रिलेटेड जो डिस्कशन है, सो आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हियर। वापस से फिर उस स्लाइड पे जाएंगे। तो कर्व से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो ये है बच्चों फॉर हाइपरबोला स्पेशली, क्योंकि हाइपरबोला में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको डिफरेंट दिख सकती हैं। और वो दिखती इसलिए हैं क्योंकि देखिए परफेक्ट कर्व तो हम ना बना सकते हैं ना आप भी शायद बना पाएंगे।
तो वो तो कंप्यूटर से आप डेटा जब डालेंगे, इक्वेशन डालेंगे, तो वो कंप्यूटर से जनरेट किया जा सकता है परफेक्ट कर्व, अदरवाइज ये रफ हैंड से इसे बना पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि कर्व एग्जैक्टली हाइपरबोला का लगेगा कैसा, होगा कैसा, तो इस प्रॉब्लम के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे डाउट आता है। तो पहले एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि ये दो कर्व नहीं है, these are two portion of the same curve. Now what do I mean by that? Because see, if you take up circle, तो अगर हम सर्किल को की भी बात करें तो सर्किल में भी यही बात लागू होती है कि these are two portions of the same curve, isn't that? तो ये भी आपके दो पोर्शन हैं एक ही कर्व के बच्चों, ठीक है। तो ये सर्किल की भी एक पॉइंट आता है। अब यहाँ पे देखें इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये कहें तो भाई ये लोअर हाफ ऑफ द सर्किल है, एक हो गया, और एक आपका अपर हाफ हो गया। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज लाइक अगर आप इसको कॉर्ड कहेंगे तो आप इसको भी तो कॉर्ड ही कहते हैं। तो दो अलग अलग पोर्शन सेम कर्व के दो अलग अलग पोर्शन के पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ भी कॉर्ड ही कहलाता। तो अगर आप सर्किल को भी देखें तो ये भी दो पोर्शन या बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे चूंकि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं तो एक बार ये डाउट आता है कि शायद ऐसा लग जाए कि कहीं अच्छा ये अलग कर, ये अलग कर। नो, सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि अगर ये कॉर्ड है तो ये भी कॉर्ड ही है, because definition of chord is that line joining any two points on the curve is a chord। तो चूंकि ये एक ही कर्व है दोनों मिला के, तो फिर these two points are on the same curve, hence this is also a chord। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए क्या क्या डाउट्स आते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया, मान लीजिए गलती से मतलब एक पॉइंट हमने रैंडमली ले लिया। कई बार ऐसा आपको लगेगा कि एक पॉइंट ले लिया, अच्छा हमने कहा भाई देखिए दो टेंजेंट, कोनिक सेक्शन पे क्या होता है, यू कैन ऑलवेज हैव जस्ट टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द कर्व, ठीक है। किसी भी कर्व पे आप पे सिर्फ दो टेंजेंट्स ही होंगे, लेकिन फिर आप कहेंगे नहीं अगर यहाँ पे बनाया जाए तो यहाँ पे भी तो बनता दिख रहा है, एक टेंजेंट यहाँ भी दिख सकता है, फिर एक टेंजेंट यहाँ भी दिख सकता है, तो क्या ऐसा है कि चार टेंजेंट्स हो जाएंगे? सो every such statement, every such thought for the hyperbola which is unusual, which is not there in any other conic is wrong, is in fact is not a fact, is wrong, ठीक है। तो वो गलत है। ऐसा कुछ भी विचार आपके दिमाग में आ जाए, आपके मन में आ जाए जो बाकी कोनिक सेक्शन में ट्रू नहीं है, वो सब गलत है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, दो ही टेंजेंट बनेंगे, ये कर्व की प्रॉब्लम है, कर्व नहीं हाइपरबोला जैसा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, होगा कभी नहीं। इसी तरह से ये भी आपको दिख सकता है कि भाई चलिए ठीक है हमने यहाँ पे एक पॉइंट माना, लेट्स से फिर से हम वही बात करेंगे, रैंडमली हमने एक यहाँ पे पॉइंट रख लिया और हमने कहा भाई एक बी पॉइंट से अब जा एक टैंजेंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक टैंजेंट हमने बी पॉइंट से बनाया और ये ऐसे बना दिया, लेकिन फिर हमने इसको पीछे इंटर किया तो ये इंटरसेक्ट कर गया। तो आप कहेंगे अरे ये वाह, ऐसा भी हो सकता है कि क्या टैंजेंट कॉर्ड भी हो? नॉट एट ऑल, पूरे कोनिक सेक्शन में ऐसा नहीं है कि टेंजेंट कॉर्ड बन जाए। उसका रीजन देखिए, ये सारे स्टेटमेंट आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे कुछ भी बताए जा रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट, अलजेब्रा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इन मैथमेटिक्स, ये याद रखिएगा। कुछ भी अगर आपको प्रूव करना है, अगर अलजेब्रा ने जो बोल दिया बस वही परम सत्य है यहाँ पे गणित में, मैथमेटिक्स में बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अलजेब्रा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, और उसको समझने का तरीका समझ लीजिए। लाइन है बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, कर्व है ये सेकंड डिग्री, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन। आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको किस डिग्री का इक्वेशन मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा सिंगल वेरिएबल का। अब सिंगल वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स? तो एग्जैक्टली दो रूट्स, दो रूट से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अब दो रूट्स का मतलब जहां पे कर्व को लाइन टच करेगी, दो रूट तो वहीं हो गए, क्योंकि वो आइडेंटिकल रूट्स होते हैं तभी वो टच कर रहा है। तो दो रूट और रिकॉर्ड होना होगा तो तीन रूट चाहिए, संभव ही नहीं है। और अगर सेम लाइन आपको दोनों तरफ टैंजेंट दिखे तो चार रूट चाहिए, तो वो भी संभव नहीं है, क्वाड्रेटिक ही है अल्टीमेटली। तो अलजेब्रा चीख के ये बोल रही है कि ऐसा कुछ भी थॉट्स, कोई भी ऐसे दिमाग में अगर ऐसे कुछ विचार आते हैं, मन में विचार आते हैं, तो सब गलत है बच्चों, ठीक है। सो दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन, क्विक डिस्कशन on whatever may go wrong in case of hyperbola because of the rough figure of this curve hyperbola। ellipse circle में नॉर्मली इस तरह के विचार नहीं आते। अच्छा, पैराबोला में वो एक ही पोर्शन है, वो सिंगल कर्व है, तो इसलिए वहां पे भी ऐसा नहीं आता। सो प्रॉब्लम जो भी हो सकती है वो आपके हाइपरबोला में हो सकती है। सो लेट्स कम बैक हियर,
वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट से संबंधित जो डिटेल्स थे वो हो गए बच्चों आपके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें हम लोगों ने इन जनरल डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इज लाइक स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए इसीलिए हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि सारे रिजल्ट वही स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए है। तो स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन टेंजेंट उसी के लिए वैलिड है बच्चों। तो वो क्या है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Again, plus minus sign, what does that signify? That signify pair of parallel tangents of the like for the same slope. दो tangents आपको हमेशा मिलेंगे एलिप्स के लिए, ठीक है। Now if we come to like hyperbola here, तो आपको पता बता रखा हमने यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी, y is equal to mx plus minus, now what will be the difference? देखिए पहला रिजल्ट यहाँ पे b स्क्वायर आया आपका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर आया, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट जैसे ही ये माइनस बी स्क्वायर अंदर आया, स्क्वायर रूट के अंदर आया, एक छोटी सी प्रॉब्लम उभर के सामने आएगी, वो है डोमेन कंडीशन, ठीक है। तो वो क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ है दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से एक कंडीशन आती है कि भैया ये देखो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से ये हो जाता है आपका कि जो एम स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि m या b बाई ए से बड़ा हो या m आपका स्लोप माइनस b बाई ए से छोटा हो। नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन। मतलब हाइपरबोला में देखिए एकमात्र यहाँ पे कोनिक सेक्शन आया जहां पे हर स्लोप के टेंजेंट आपको नहीं मिलेंगे बच्चों। इन दोनों के बीच में b बाई ए और माइनस b बाई ए, माइनस b बाई और b बाई ए के बीच के जितने भी इनफाइनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज हैं स्लोप की, उन m के लिए उन स्लोप का टेंजेंट आपको हाइपरबोला में नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर दैट केस yes under root will be having some negative input which is not possible in case of our real number system, ठीक है। तो वो संभव नहीं होगा। तो फिर ये एकमात्र कंडीशन है, whereas there is no such condition in any other conic except for parabola, जहां पे सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन था कि m 0 नहीं हो सकता, या m उस केस में वर्टिकल हाइपरबोला के केस में आपका जो था वो m अनडिफाइंड या इंफिनिटी तो कभी होता ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो एक रेस्ट्रिक्शन एकमात्र रेस्ट्रिक्शन है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो दैट इज योर स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बाकी आपको पता है पॉइंट एट द पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालना है, व्हेन पॉइंट इज ऑन द कर्व, कैपिटल D इक्वल 0, यूनिवर्सली ट्रू फॉर एनी कोनिक, SS1t इज इक्वल टू t स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स यूनिवर्सली ट्रू फॉर एनी कोनिक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का मेथड यूनिवर्सली वैलिड ऑन एनी कोनिक गिवन द पॉइंट इज ऑन द कर्व। तो वो मेथड भी आपका यूनिवर्सली ट्रू है और पूरे उस पे सब पे ट्रू है, सब पे एप्लीकेबल है। चलिए अब आगे देखते हैं, और देखिए नेक्स्ट इन द लिस्ट इज लाइक योर डायरेक्टर सर्किल। तो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आप लोगों ने हम लोगों ने टेंजेंट्स के डिफरेंट फॉर्म, नॉर्मल जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया है। So next in the list, I suppose 9th point is our director circle. Definition of director circle आप सबको पता ही है, ठीक है। अब और ये सारा डिस्कशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्लिक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग द सेम हेड, ठीक है। तो उसी हेड के अंदर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसी के लिए है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टर सर्किल है वो भी उसी इक्वेशन के लिए हम लिख रहे हैं। सो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्सिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एज यू विल इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आपका फिर से बी स्क्वायर का टर्म आया, तो आप समझ गए होंगे कि इसका करस्पॉन्डिंग रिजल्ट लाइक इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल फॉर हाइपरबोला क्या होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट अब एक फिर से डिफरेंस आया जो आप लोगों ने स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी देखा कि वहां पे भी बिकॉज ऑफ माइनस बी स्क्वायर बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया जो कि हम लोगों ने कोनिक सेक्शन में कहीं नहीं देखा था। वी गॉट अ कंस्ट्रेंट, अ रेस्ट्रिक्शन on the slope of tangent, so not for like every slope you have tangent for hyperbola, similar is the case here। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं on the left side is sum of square, that means it's always non-negative, so the right side has also to be always non-negative। so we get a director circle, so if A is like greater than B,
देखिए ए और बी हम लोग वही मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस या सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस से देख रहे हैं, तो वी आर कंसीडरिंग देम टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज आप ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी इंप्लाई वी गेट डायरेक्टर सर्किल। तो डायरेक्टर सर्किल मिलने का मतलब इनफिनाइट पॉइंट्स ऑन द प्लेन from where perpendicular tangents can be drawn to the hyperbola, but if a is equal to b, अगर a और b इक्वल हो जाए तो what will happen, डायरेक्टर सर्किल will be a point circle। तो जो आपका डायरेक्टर सर्किल है, क्योंकि a और b जीरो हो गए, तो ये राइट साइड आपका शून्य आ जाएगा, रेडियस जीरो हो जाएगा, सो डायरेक्टर सर्किल विल बी अ पॉइंट सर्किल। और वो पॉइंट सर्किल क्या होगा, पॉइंट सर्किल आपका दैट विल बी अ सेंटर of the, in this case, origin। So center of the hyperbola will be the only point on the entire plane of hyperbola from where perpendicular tangents can be drawn, और वो तब होगा जब a और b इक्वल होगा। लेकिन अगर a और b इक्वल है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अगर सेम है, तो भी आपको कम से कम एक पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट तो मिल ही जाएगा। बट व्हाट इफ a gets less than b, a get less than b का मतलब no point on the plane from where perpendicular tangents can be drawn, no point on the plane from where perpendicular tangents can be drawn to hyperbola। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सेकंड और थर्ड, कि अगर ए बी इक्वल है तो सिर्फ एक पॉइंट से आपको सेंटर जो कि होगा आपके हाइपरबोला का, सिर्फ वहीं से परपेंडिकुलर टैंजेंट्स मिलेंगे, और इस केस में नो परपेंडिकुलर टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डिस्कशन रिगार्डिंग द डायरेक्टर सर्किल। इंपॉर्टेंट हो सकता है एज वी हैड डिस्कशन फॉर टैंजेंट आल्सो, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इनके पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों। तो लेट अस लुक एट देयर पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन वापस से अभी वही चल रही है सारी, सो वी आर स्टिल कंसीडरिंग द सेम इक्वेशन। तो ये एलिप्स के लिए आपकी इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर प्लस बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस इक्वेशन के लिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो क्या होगा? सो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स इज इक्वल टू a cos theta and y is equal to b sin theta, where theta is the parameter। तो theta जो है आपका ये पैरामीटर है and it is called eccentric angle, और ये आपका eccentric angle कहलाता है बच्चों। So it's called eccentric angle। So in case of ellipse and hyperbola only, we give name to this to the parameter involved here। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta, where theta is again the parameter called eccentric angle। So these are just two conic where we give a name, we provide a name to the parameter and they are called eccentric angle here। Now if you have to understand eccentric angle, तो उसके लिए एक टर्म आता है and that is our auxiliary circle। auxiliary circle क्या होता है? तो पहले एक आपको बता देते हैं दोनों ही केस में ऑक्सिलरी सर्किल की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला दैट वी हैव कंसीडर्ड टिल नाउ। तो जिस फॉर्म के लिए सारे रिजल्ट लिख रहे हैं उन्हीं फॉर्म के लिए आपको ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। ऑक्सिलरी सर्किल होता क्या है? ऑक्सिलरी सर्किल बच्चों वो सर्किल है which is concentric with ellipse or hyperbola for both the cases, and whose diameter, which is concentric with ellipse or hyperbola, and whose diameter is the length of major axis, or in that case is the length of transverse axis। तो ये अगर आपका ellipse है, ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी सर्किल जो होगा, तो लेट मी ड्रॉ इट विद सम अदर कलर हियर। तो उसका जो ऑक्सिलरी सर्किल होगा वो कुछ ये होगा। तो कोसेंट्रिक मतलब ओरिजिन ही इसका सेंटर है और इसका डायमीटर जो है, तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्किल हो गया। सिमिलरली अगर हाइपरबोला के लिए बनाएं तो हाइपरबोला के लिए फिर आपका जो ऑक्सिलरी सर्किल है, तो अगर ये आपका हाइपरबोला है, तो इफ दिस इज योर हाइपरबोला हियर, तो ऑक्सिलरी सर्किल फिर से इसके साथ जो कोसेंट्रिक है, ठीक है, तो कोसेंट्रिक मतलब सेंटर ही इसका ओरिजिन है,
तो ओरिजिन ही सेंटर है और उसका जो डायामीटर है वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्किल हो गया बच्चों, जिसकी ये इक्वेशन है। नाउ व्हाई डिड आई डिफाइन ऑक्सिलरी सर्किल, सो दैट आई कैन टेल यू दैट व्हाट इज एक्चुअली इसेंट्रिक एंगल, क्योंकि इसका नाम है तो ये वेल डिफाइंड एक एंगल है, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी एंगल, सो इफ आई एम कंसीडरिंग एनी एंगल हियर ऑन द एलिप्स, और इसके लिए हमने इसके पैरामीट्रिक पॉइंट लिखे P विच इज A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, तो अगर हमने ये पैरामीट्रिक पॉइंट कंसीडर किए इसके लिए, ठीक है, तो अब इस पॉइंट से पास करता हुआ अगर हम वर्टिकल लाइन कंसीडर करें, सो इफ आई कंसीडर अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, देन द पॉइंट वेयर दिस लाइन वर्टिकल लाइन intersect the auxiliary circle, I call it as P dash, उस पॉइंट को हमने P dash किया, that is the corresponding point of point P on the ellipse on your auxiliary circle। अब देखिए ये जो थीटा है, ये जो इसेंट्रिक एंगल थीटा है बच्चों, वो है क्या, इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, देन द एंगल विच इट मेक्स विद द मेजर एक्सिस इज द इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। तो जो एंगल थीटा है दैट हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली विद एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये जो एंगल है ये मेजर किया जाता है फॉर एनी पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्किल। तो ये हो गया इसका यहाँ पे डेफिनेशन। नाउ व्हाट फॉर हियर, इस केस में क्या होगा, तो यहाँ के लिए आप देखें, अगर ये पॉइंट हमने P माना जिसके कोऑर्डिनेट्स माने A sec थीटा एंड B tan थीटा, तो मान लीजिए इसके ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब यहाँ पे थीटा देखिए कैसे आएगा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इससे भी पास करता हुआ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका A sec थीटा कॉमा 0, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे एब्सिसा रिमेन सेम थ्रू आउट। अब यहां से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें ऑक्सिलरी सर्किल पे, और जहां पे ये टेंजेंट्स इसे टच करेंगे ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट P का कहलाएगा P डैश। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेने का तरीका अलग और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट पाने का तरीका अलग, ठीक है। अब ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आया, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें सेंटर के साथ, तो ये जो एंगल बना with the transverse axis, this angle is your eccentric angle, ठीक है। तो ये eccentric angle की definition हो गई with the help of auxiliary circle बच्चों, ठीक है। तो so those were information like for the general information, and I believe almost everything which you need for ellipse and hyperbola basically, so that was all for ellipse and hyperbola as combined equation। अब अगर किसी के मन में आ रहा है कि भाई ये तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स और हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का रिजल्ट था, तो वर्टिकल एलिप्स और वर्टिकल हाइपरबोला का रिजल्ट क्या होगा, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट इन पैराबोला, जहां पे हमने आपको बताया था चूंकि दोनों में x और y की पोजीशन इंटरचेंज होंगी, तो दोनों में जहां x है वहां y रख दीजिए, जहां y है वहां x रख दीजिए, और अगर पॉइंट है तो उनके कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर दीजिए, जहां a है वहां B आ जाएगा, जहां B है वहां A आ जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है। सो इफ आई स्टार्ट विद, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट हियर, बट इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रिजल्ट हियर, अगर पहले रिजल्ट से शुरू करें तो वो रिजल्ट था आपका यहाँ पे, तो इस पहले रिजल्ट में यहाँ पे हमने क्या कहा, इंटरचेंज A एंड B, तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, पॉइंट्स है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A था, ये B हो जाएगा, A की जगह B, B की जगह A, एक बात, पॉइंट्स है वो आपस में इंटरचेंज होंगे, X है Y आ जाएगा, Y है X आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फोकाई क्या हो जाएंगे, 0, प्लस माइनस B, यहाँ भी हो जाएगा 0, प्लस माइनस B। ये डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या हो जाएंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, यहां भी हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, एंड लाइकवाइज यू कैन गेट ऑल द रिजर्व वर्टिसेस हो जाएंगे 0, प्लस माइनस बी एंड एवरीथिंग, ठीक है। लैटिस सेक्टम लेंथ हो जाएगा 2a² बाय b। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स फॉर वर्टिकल एलिप्स एंड वर्टिकल हाइपरबोला, एवरीथिंग रिमेन्स सेम बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक थ्योरी पार्ट। अब हम लोग पहले इस पे जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके अभी तक जेईई मेंस में आए हैं वो ज्यादातर आपके इसी पोर्शन से आए हैं। सो लेट अस डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पोर्शन एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग द स्पेसिफिक पार्ट फॉर हाइपरबोला लाइक कॉन्जुगेट हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड एसिम्पटोट्स। तो वो थोड़ा सा सबसे अलग है, तो उसे फिर हम लोग सेपरेटली बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहले इस मेजर पोर्शन पे जो आधारित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों।